नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चलिए निकल पड़ते हैं सुहाने सफ़र पर। आज सबसे पहले हर बार की तरह होगी एक वेडिंग स्टोरी, शादी की कहानी। गीतकार और लेखक जावेद अख्तर और उनकी दूसरी पत्नी शबाना आज़मी की वेडिंग स्टोरी। इसके बाद एक ट्रिविया वो होगा जिसका ताल्लुक है एक मिथ से। मिथ लेट 50s और अर्ली 60s में एक मिथ चल पड़ी, एक कहावत जैसे कहते हैं कि अफवाह, कि देवानंद को काला सूट पहनकर बाहर निकलने पे मनाही है। क्यों उड़ी ये अफवाह, ये भी पता चलेगा आज। उसके बाद एक स्टोरी होगी जो हमें एक श्रोता ने भेजी है। ये कहानी है मीनू मुमताज़ की। किसके कहने पर और क्यों मीनू मुमताज़ ने अबॉर्ट करवा दिया अपना पहला बच्चा। इस कहानी के साथ साथ हमारे रेगुलर सेगमेंट्स भी होंगे। दिल ने फिर याद किया में आज याद करेंगे हिंदी सिनेमा के उस म्यूज़िक डायरेक्टर को जिनके काम को हम ओरिजिनल कह सकते हैं, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, स्वर्गीय जयदेव को हम याद करेंगे। इन तमाम स्टोरीज़ और ट्रिवियास को जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। लास्ट में एक श्रोता का सवाल, जहां उन्होंने पूछा है कि क्या कभी दिलीप कुमार के साथ माला सिन्हा ने काम किया। आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। शबाना आज़मी और जावेद अख्तर की शादी की स्टोरी, इस शादी की स्टोरी से मैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मैं आपका ये सेवक अन्नू कपूर राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जुड़ा हुआ है। ये स्टोरी शादी के मकाम पर कैसे पहुंची वो बताऊंगा। उससे पहले जो हुआ, बहुत लोगों को मालूम है कि लेट 70s में जावेद अख्तर का अलगाव हो गया था अपनी पत्नी के साथ, हनी ईरानी के साथ, और वाबस्तगी हो गई उनकी शबाना आज़मी के साथ। शबाना के घर वालों को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि जावेद ऑलरेडी शादीशुदा हैं, 2 बच्चे भी हैं। और एक बार तो जब शबाना आज़मी ने अपने वालिद से पूछा कि आप क्या सोचते हैं, क्या जावेद मेरे लिए ठीक नहीं है, इस पर महान कैफ़ी आज़मी ने बेटी से कहा, जावेद गलत नहीं है, बस परिस्थितियां गलत हैं। बहरहाल बात है 9 दिसंबर 1984 की। पृथ्वी थिएटर्स के सामने जानकी कुटीर का एक और बंगला, और मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ जावेद अख्तर मौजूद थे, शबाना आज़मी मौजूद थीं। दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही थी। मैं वहाँ पहुँच गया। शबाना आज़मी अचानक अंदर चली गई। मैं उनके पीछे गया। मैंने उनसे कहा कि अगर ठीक है तो कर लो शादी। उन्होंने मुझसे कहा, जाके उनसे जादू से पूछो। जावेद साहब टिप्सी थे। ये तस्वीर भी देखी जा सकती है उस रात की, इंटरनेट पर अवेलेबल है ये तस्वीर। उनकी आंखों के डोरों से आपको साफ पता लग जाएगा कि कितनी गटकी हुई थी। When I approached जावेद अख्तर, he said, हाँ करवा दो, हाँ करवा दो, शादी करवा दो। मैं फिर शबाना आज़मी के पास गया। मैंने कहा, देखिए मैं इसको सीरियसली ले रहा हूं। शबाना ने कहा, हाँ ठीक है। तो मैं उनके ड्राइवर माइकल के साथ और उनके कज़न के बेटे कामरान रिजवी के साथ, मुझे अभी भी याद है, पिस्ता कलर की फिएट गाड़ी हुआ करती थी जिसमें एयर कंडीशन था। माइकल ड्राइवर का नाम था। मैं कामरान रिजवी के साथ, तब तक शायद अम्मी आ गई थीं। मैं और कामरान भागे बांद्रा की मस्जिद। इधर आदरणीय शौकत कैफ़ी जी ने कहीं से पुराना एक शादी का लाल जोड़ा तैयार करवा दिया, जो शायद उनका ही था। हम जब तक मौलवी को लेकर पहुंचे तब तक मामला यहाँ पे सेट हो चुका था पूरा। यहाँ पर सुलभा आर्या के पति ईशान आर्या को भी फ़ोन किया गया। फिर बोनी कपूर और अनिल कपूर को भी फ़ोन किया गया कि भाई ऐसा होने वाला है। और 9 दिसंबर 1984 की ऑलमोस्ट मध्य रात्रि को ईशान आर्या, सुलभा आर्या, अन्नू कपूर, जावेद अख्तर, शबाना आज़मी, शौकत कैफ़ी, इनकी मौजूदगी में मौलवी साहब ने दोनों का निकाह पढ़वाया। उसके बाद आए बोनी कपूर, अनिल कपूर
और सवेरे 4 या 5 बजे तक नाच गाना और पार्टी और जश्न मनता रहा। तो इस तरह से जावेद अख्तर और शबाना जी की शादी हुई 9 दिसंबर 1984 को। 2014 में 9 दिसंबर जब आएगा तब इस जोड़े की शादी को हो जाएंगे पूरे 30 साल। जो भी मुझे इस वक्त याद आया इतने सालों के बाद वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो गुजरनी थी, जिसको सफ़र करना था, अलग होना था, वो हो चुका। अब तो ये दोनों सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, समाज और देश में अपनी अच्छी भूमिका निभा सकें, यही प्रार्थना है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू शबाना आज़मी एंड जावेद अख्तर। 50 के दशक में एक मिथ चल पड़ा था, एक अफवाह, र्यूमर, कि देव आनंद को काला सूट या काले कपड़े पहनकर बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। और क्यों चल पड़ा था ये मिथ, ये सही है या गलत, बताऊंगा आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। और अब एक स्टोरी स्टाइल आइकॉन देवानंद की। देवानंद सदाबहार हीरो, हेयर स्टाइल, अदाएं, हैट पहनने का अंदाज, सब कुछ निराला। वो जो भी पहन लेते थे ऐसा लगता था कि वो उनके लिए ही बना है। काले सूट और काले कपड़ों में तो देवानंद इतने हैंडसम दिखते थे कि हजारों लड़कियां उन पर फिदा हो जाती थीं। ऐसी खबरों का बाजार भी गर्म हो गया। जब देवानंद काले कपड़े पहन के निकलते थे तो रास्ते रुक जाते, लड़कियां बेहोश हो जाती, इस तरह की खबरें आईं। इसलिए गवर्नमेंट ने किसी भी पब्लिक गैदरिंग में देवानंद को काले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी। अब ये बात सच थी या केवल एक मिथ, और ये बात कब और कैसे फैल गई? सबसे पहले तो देवानंद ने अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि एक ज़माने में इस तरह की बातें उड़ी थीं। देवानंद बताते हैं कि 1958 में जब वो काला पानी फिल्म में काम कर रहे थे तब इस फिल्म के बाद इस तरह की अफवाहें उठी थी। काला पानी फिल्म में कहानी ये थी कि हीरो के पिता को एक ऐसे जुर्म के लिए काले पानी की सज़ा दे दी जाती है जो पिता ने नहीं किया। बस इसी बात पर हीरो कसम खाता है कि वो जब तक अपने पिता को कानून के शिकंजे से छुड़ा नहीं लेता तब तक काले कपड़े ही पहनेगा। यूं तो ये काला रंग उस किरदार के अंदर छुपे आक्रोश, क्रोध और दुख का रिफ्लेक्शन था, मगर इस काले रंग का कुछ और ही असर हो गया। देवानंद कहते हैं कि ये सच है कि उस वक्त इस तरह की बातें उठी थीं, मगर यह भी सच है कि सरकार या किसी और महकमे की तरफ से उन पर काले रंग को पहनने की कोई पाबंदी लादी नहीं गई थी। कुछ फैंस ने ये झूठी अफवाह उड़ा दी थी और एक झूठी खबर आग की तरह पूरे देश में फैल गई। नेक्स्ट सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज याद करूंगा उस म्यूजिक डायरेक्टर को जिन्होंने आला दर्जे का काम किया, ओरिजिनल काम किया, मीडियोकर काम नहीं किया। जयदेव जी को याद करूंगा, श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा स्वर्गीय जयदेव की स्मृति में। आप सुनते रहे सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। अभी न जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जिंदगी मेरे घर आना, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। ऐसे बेहतरीन और सारी उम्र याद रहने वाले इन गीतों के संगीतकार जयदेव जी को याद करेंगे आज इस सेगमेंट में। दिल ने फिर याद किया। हिंदी सिनेमा को अमर गीत देने वाले संगीत के साधक जयदेव जी का पूरा नाम था जयदेव वर्मा। जयदेव जी का जन्म केनिया की राजधानी नैरोबी में 3 अगस्त 1919 को हुआ, पर पालन पोषण हुआ जालंधर में। जालंधर के प्रोफेसर बरकत राय से उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली और संगीत के प्रति उनका रुझान, उनका शौक परवान चढ़ने लगा। संगीत सीखते सीखते 14-15 साल की उम्र में हीरो बनने का फितूर जाग उठा और वो 1933 में घर छोड़कर चले आए बंबई।
बम्बई में कुछ साल उन्होंने वाडिया फिल्म्स की फिल्मों में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। यहाँ उन्होंने 8 फिल्में बाल कलाकार के रूप में की। इन 8 में से सिर्फ 2 के नाम पता चल पाए हैं और वो हैं हंटर वाली और दूसरी फिल्म है मिस फ्रंटियर मेल। फिल्मों में एक्टिंग के साथ साथ जयदेव बम्बई के कृष्णराव जावकर और जनार्दन जावकर से संगीत भी सीखते रहे। एक्टिंग की दुकान जब चल पड़ी तो जीवन में एक विकट मोड़ आया। एक दुखद घटना घट गई। जालंधर में उनके पिता की आंखों की रोशनी चली गई। अंधी आंखों का एकमात्र सहारा बेटा जयदेव ही था, इसलिए उन्हें मजबूरन वापस बंबई से जालंधर लौटना पड़ा। पिता के निधन के बाद बहन वेद कुमारी की जिम्मेदारी भी जयदेव पर ही आ गई। बहन की शादी और घर की बाकी जिम्मेदारियां पूरी करके 1943 में वो वापस अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़े। पहले तो वो उस्ताद अली अकबर खां से सरोद सीखने गए लखनऊ। अली अकबर खां उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में काम करते थे। उसके बाद खान साहब जब जोधपुर महाराजा के कोर्ट म्यूजिशियन के रूप में जोधपुर आ गए तो जयदेव जी भी जोधपुर में खान साहब के साथ साथ चले आए। 51-52 में अली अकबर खान ने नवकेतन की फिल्म्स की आंधिया और हमसफर में संगीत दिया। साथ साथ जयदेव को भी अपने साथ बंबई ले आए। इन फिल्मों में जयदेव ने असिस्ट किया अली अकबर खान को। फिल्म टैक्सी ड्राइवर से जयदेव जी एसटी बर्मन के असिस्टेंट बन गए और कुछ समय तक उनके साथ काम किया। इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में उन्हें पहला बड़ा ब्रेक मिला चेतन आनंद की फिल्म जिसका टाइटल है जोरू का भाई। उसके बाद उन्होंने चेतन आनंद की एक और फिल्म की जिसका नाम था अंजलि। ये दोनों ही फिल्में कामयाब तो रहीं, मगर जयदेव जी का सितारा चमका 1961 की फिल्म जिसका टाइटल है हम दोनों। इस फिल्म के यादगार नगमे, एक से एक नगमे। अल्लाह तेरो नाम अभी न जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया। यहां से जयदेव जी का नाम चमक गया। मदन मोहन और सलिल चौधरी की तरह जयदेव भी लता मंगेशकर के पसंदीदा कंपोजर रहे। फिल्मों के अलावा जयदेव जी ने कुछ नॉन फिल्मी एल्बम भी किए, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ मधुशाला। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचना को स्वरबद्ध किया और गवाया दादा मन्ना डे से। जयदेव जी को 3 बार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। 1972 में रेशमा और शेरा के लिए, 1979 में गमन के लिए और 1985 में अनकही के लिए। जयदेव जी ने शादी नहीं की थी। केवल 68 साल की उम्र में 6 जनवरी 1987 को सुरों का ये महारथी चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अनगिनत सुरीले गीतों का एक कारवां। ये ट्रिविया, ये कहानी हमें दिल्ली से हमारे एक प्रशंसक श्रोता ने भेजी है। वो लिखते हैं कि हर औरत का सपना होता है कि उसकी गोद भरे, वो माँ बने। जब ये सपना सच होने वाला हो और कोई कहे कि अपने इस बच्चे को अपनी कोख में ही ख़त्म कर दो, तो उस माँ का दर्द समझा जा सकता है। तो क्यों किया मीनू मुमताज़ ने अपने पहले ही बच्चे को अबॉर्ट? इस कहानी पर प्रकाश डालें आप। ये कहानी सुनाऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहे सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर। दिल्ली से हमारे पास हमारे किसी प्रशंसक श्रोता ने कहानी भेजी। इत्तेफाक से उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। मीनू मुमताज़, मुमताज़ अली की बेटी और महमूद की बहन। बात तब की है जब मीनू फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना चुकी थी और उन्हें मोहब्बत हो गई थी सैयद अली अकबर से। सैयद अली अकबर डायरेक्टर बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब मीनू और उनकी शादी तय हुई तब तक मीनू तो फिल्मों की एस्टैब्लिश डांसर थी, मगर अकबर के पास कोई ख़ास काम नहीं था। ऐसे में महमूद के मन में आया कि शादी से पहले अगर उनके बहनोई भी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं
तो अच्छा ही होगा। इसलिए उन्होंने अपने मित्र इस्माइल मेमन और IAS जौहर से बात की और सैयद अली अकबर को फिल्म डायरेक्ट करने का चांस देने की गुजारिश की, लेकिन किसी वजह से बात बनी नहीं। अब महमूद ने अपने बहनोई को चांस देने की जिम्मेदारी खुद के कंधों पर उठा ली और अपनी फिल्म कंपनी मुमताज़ फिल्म्स बनाकर उन्हें फिल्म छोटे नवाब के डायरेक्टर के रूप में साइन कर लिया। छोटे नवाब में मीनू मुमताज़ को भी काम करना था। एक तरफ अकबर ने छोटे नवाब साइन की तो दूसरी तरफ 6 दिसंबर 1963 को मीनू मुमताज़ और अकबर की शादी हो गई। ये शादी महमूद के घर पैराडाइज में हुई। बहन की शादी के लिए महमूद ने अपने घर को दुल्हन की तरह सजाया। वो के आसिफ से मुग़ल आज़म में इस्तेमाल किया गया महल का सेट भी ले आए और शादी के शामियाने को एक महल की शक्ल दे दी। मीनू और अकबर की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और शादी के कुछ वक्त बाद ही एक और खुशी की खबर आई कि मीनू उम्मीद से हैं, यानी कि प्रेग्नेंट हैं। पहले बच्चे के आने की खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। पूरा परिवार इस खबर से खुश था, सिवाय परिवार के 2 सदस्यों के। ये थे महमूद और उनके भाई उस्मान अली। वजह ये थी कि उस वक्त मुमताज़ फिल्म की एक फिल्म फ्लोर पर थी, भूत बंगला, जिसके हीरो थे महमूद और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे उनके भाई उस्मान अली। फिल्म फ्लोर पर थी और दोनों भाइयों का बहुत सा पैसा उसमें लगा हुआ था। ऐसे में मीनू मुमताज़ की प्रेगनेंसी का अर्थ था फिल्म में देरी हो जाना और दोनों भाइयों को बहुत बड़ा नुकसान होना। जाहिर है कि इसका असर पूरे परिवार पर पड़ना था। बस इसी बात को लेकर दोनों भाई महमूद और उस्मान अली परेशान थे। उस्मान अली ने तो मीनू मुमताज़ के सामने एक ऐसी तजवीज़ रखी कि कोई भी माँ उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उस्मान ने मीनू मुमताज़ से कहा कि वो अपना बच्चा एबॉर्ट करवा दे। मीनू मुमताज़ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, लेकिन अपने आप को संभालते हुए मीनू ने ये सोचा कि उन्हें इन्हीं भाइयों की वजह से वो सरवाइव कर रही हैं, परिवार चल रहा है। बाकी बहन भाइयों की तरह मीनू भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और तो और इन्हीं भाइयों की वजह से उनके पति सैयद अली अकबर को मुश्किल वक्त में भी एक चांस मिला। ये सब बातें सोचकर मीनू ने फैसला किया कि वो अपने भाइयों को किसी तरह की मुसीबत में नहीं डालेंगी, चाहे उन्हें इसके लिए अपने पहले बच्चे की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। इस तरह भारी मन से कलेजे व पत्थर रखकर मीनू मुमताज़ ने अपने पहले बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया। अनु जी कृपया ये कहानी पढ़ें और इसकी प्रामाणिकता की जांच भी कर लें। तो मैंने अपने श्रोताओं के लिए आज के इस एपिसोड में एक कहानी तो पढ़ दी, इसकी प्रामाणिकता की, ये कितनी ऑथेंटिक है कहानी, क्योंकि कहानी मुझे समझ में नहीं आ रही है। 2 भाई अपनी बहन को बोलते हैं कि बच्चा अबॉर्ट करवा दो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। फिर भी इसकी प्रामाणिकता को जांचने के लिए मैं हमारी टीम को कहूँगा कि वो इस पर शोध करें, रिसर्च करें, और उसके बाद जो भी अंजाम होगा, ये कहानी सही है सही नहीं है, मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। और उम्मीद है कि जिस श्रोता ने हमें ये कहानी भेजी है वो अपना नाम और पता भी हमें भेजेंगे, ताकि उनको पता पड़ जाए कि हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं और इसकी प्रामाणिकता की जांच में भी लगे हुए हैं। और अब बारी है हमारे लिसनर्स क्वेश्चन की, जहां आज ठाणे से पिंकी ने पूछा है कि क्या कभी माला सिन्हा और दिलीप कुमार ने एक साथ काम किया है? अगर किया है तो कब और किस फिल्म में? पिंकी जी, आप जुड़ी रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर में आपके प्रश्न का उत्तर लेकर हाजिर होता हूं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर इन एसोसिएशन विद सिस्का LED, लाइट ईयर्स अहेड, हैवेल्स वाटर हीटर्स, 5-star वाटर हीटर्स फॉर 5-star bathrooms। ठाणे से पिंकी जी ने पूछा है कि क्या कभी माला सिन्हा और दिलीप कुमार ने एक साथ काम किया है? अगर हाँ तो कब और किस फिल्म में? तो मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ने हीरो और हीरोइन के रूप में एक साथ कभी काम नहीं किया। अवेलेबल इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक बार ऐसा मौका आया था कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते, और ये मौका था फिल्म राम और श्याम में। फिल्म में जो रोल मुमताज़ ने किया वो दरअसल माला सिन्हा को ऑफर किया गया था, मगर माला सिन्हा इसके बजाय वो रोल करना चाहती थी जो वहीदा रहमान ने किया, और उन्होंने मुमताज़ वाला रोल रिफ्यूज़ कर दिया। इसलिए उस वक्त बात नहीं बन पाई और फिर दोनों को साथ काम करने का एज हीरो हीरोइन मौका नहीं मिला। लेकिन हाँ, एक फिल्म ऐसी है जिसमें दोनों ने काम किया है, पर एज हीरो और हीरोइन नहीं। फिल्म थी 1974 की,
जिसका टाइटल है फिर कब मिलोगी। इसमें माला सिन्हा के अपोजिट हीरो थे विश्वजीत और दिलीप कुमार ने गेस्ट अपीयरेंस में काम किया था। संभवतः यही एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें ये दोनों कलाकार यानी कि दिलीप कुमार, माला सिन्हा एक साथ नजर आए। पिंकी जी, उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया, आप संतुष्ट होंगी। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बड़े प्रेम और शांति के साथ आप हमें सुनते हैं, बहुत आभारी हूं। ये प्रेम बना के रखिएगा। हम वादा करते हैं कि आपका मन बहलाते रहेंगे, मनोरंजन करते रहेंगे उस प्रोग्राम में जिसे आपने अपना ही मान लिया है, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।